हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैपिड रिवीजन क्लासेस में। जो 75 प्रश्न पे आधारित हम क्वेश्चंस लेके आए हैं। अभी तक हम मल्टीप्लाई सब्जेक्ट के सीरीज़ 1 और 2 डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने एक चीज़ एनालाइज की है कि उसमें लगभग 1200 बच्चों ने उसको व्यूज़ किया है और मात्र 38 लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है। ठीक है, तो हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, संभवतः पूरी कोशिश कर रहे हैं, फ्री ऑफ क्लासेस चला रहे हैं, तो आपका एक सब्सक्राइब ही तो चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना करें। आप वॉच कर रहे हो, अच्छी बात है। आपके भविष्य की हम कामना करते हैं कि आपका जो लक्ष्य है वहाँ तक आप पहुँचे। तो हम भी आपकी फुल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके तरफ से जो एक निराशाजनक पाया गया है, क्योंकि उसमें हमने एनालाइज किया तो लगभग 1200 बच्चों में से सिर्फ 38 बच्चों ने सब्सक्राइब किया है, बाकी बच्चे नॉन सब्सक्राइबर ही वॉचिंग हो रहा है। तो ऐसा नहीं करें, थोड़ा बहुत सपोर्ट आप भी बनाए रखें। ठीक है, हम चैनल की तरफ से, चैनल के माध्यम से हम फुल सपोर्ट करते हैं आपको, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेके आते, दिन रात लगे रहते हैं इसी चीज़ में कि अच्छे से अच्छा मटेरियल देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अभी समय बहुत कम बचा है तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दें, क्योंकि बहुत ही हमारा जो टारगेट है 75 जो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 75 नंबर के क्वेश्चन को ही हमने एक टारगेट बना के रखा है, तो उसी आधार पे हम क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आज जो सीरीज़ तीसरा डिस्कस करने वाले हैं, तो सभी भाई बंधुओं से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं सीरीज़ 3। बिल्कुल भी समय बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और फटाफट आंसर करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, तो आप अपने तौर से भी उसको कमेंट्स में बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आने वाला है। कि इन केस ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस विच लीवर एंजाइम इज मोर स्पेसिफिक टू चेक। ठीक है, बार बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हार्ट के ऊपर से आ रहे हैं, लीवर के ऊपर से आ रहे हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं हर बार, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, लीवर के ऊपर से और हार्ट के ऊपर से बनते ही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है कि ठीक है, एक्यूट हेपेटाइटिस। तो आप समझ सकते हो कि एक्यूट और क्रोनिक क्या होता है। तो सडनली जो इन्फेक्शन होता है या जो भी बीमारी होती है वो एक्यूट में आती है, और जो लंबे समय तक चलती है वो क्रोनिक में जाती है, सभी लोगों को पता है। ठीक है, तो हम इस कहने का मतलब है कि स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा है लीवर के लिए। ठीक है, तो एस टी, ठीक है, ALT, ASP या ALP या बोथ ALNT। तो ठीक है, तो हम इसका आंसर देखेंगे तो इसका ALT। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे लीवर है, लेकिन स्पेसिफिक सबसे ज़्यादा एक ही टेस्ट लगा के हम लीवर का इन्फेक्शन पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है, ALT इसका स्पेसिफिक टेस्ट है। चलिए, बिल्कुल भी समय नहीं है और हम बिल्कुल भी ऐसा समय ज़ाया नहीं करेंगे। एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस लेके आए हैं और ऐसे जो क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट ही 75 है। ठीक है, इस तरीके की मेहनत करते हैं, तो आप भी थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें और ऐसा नहीं करें। आप वॉच कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कर ले, एक क्लिक ही तो करना होता है। चलिए, तो द कन्वर्शंस ऑफ ग्लूकोज इनटू लैक्टेज टू पायरुवेट इज कॉल्ड। ठीक है, जो हमारा ग्लूकोज होता है वो टूट कर क्या होता है, लैक्टेज से वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ग्लाइकोपेनियासिस बोलते हैं, या ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं, या ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन हर साल आया हुआ है, हर बार पूछा गया है, तो आप ध्यान रहे। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का टूटना। ठीक है, समझ रहे हो? ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ग्लूकोज का टूटना। ग्लाइकोपेनियासिस, ठीक है, पेनियासिस मतलब वो पूरी तरीके से नहीं टूट रहा है, वो टूटने में भी दिक्कत जा रही है। ठीक है, एकदम रैपिडली जिस हिसाब से उसको ब्रेक डाउन होना चाहिए उस हिसाब से ब्रेक डाउन नहीं होता, उसको बोलते हैं ग्लाइकोपेनियासिस। ठीक है, पेनियासिस का मतलब होता है बहुत ही लेट प्रोसेस हो रही है। ठीक है, उस कंडीशन को आज तक आपने पढ़ा नहीं होगा, एक नया होगा। ठीक है, बाकी चीज़ें तो पढ़ी होगी, लेकिन ये चीज़ें आज के नहीं होगी। ठीक है, ग्लाइकोपेनियासिस मतलब वही होता है कि उसको जो साइकिल चलता है, टूटने का जो एक साइकिल चक्र चलता है, वो थोड़ा धीमा चलता है, उस कंडीशंस को बोलते हैं ग्लाइकोपेनियासिस। ठीक है, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब जो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लाइकोजन है। ठीक है, ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लूकोज का नहीं, ग्लाइकोजन का टूटना ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन लाइसिस, ग्लाइकोजन का टूटना ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब अब इसको हम नॉन कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में हम ये क्या खाना खाते हैं, तो
कभी कभी हमको तुरंत एनर्जी मिल जाती है, लेकिन हम बिना खाना खाए भी रह सकते हैं, तो ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस के कारण, क्योंकि वो हमारे अमाइनो एसिड्स या फैट से भी ग्लूकोज को प्राप्त करता है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी में फैट है, प्रोटीन है, तो वहाँ से उस सोर्स से वो ग्लूकोज को प्राप्त करता है। उस कंडीशंस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। एक नया ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है, एक नॉन कार्बोहाइड्रेट पदार्थ से, ठीक है। तो यहाँ तो क्या पूछा था, लैक्टोज टू पायरुवेट पूछा था, तो लैक्टोज टू पायरुवेट किसका राइट आंसर है ए। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो टूटता है, एंड प्रोडक्ट भी पायरुवेट एसिड होता है। तो इसका देख ले कितने सारे क्वेश्चन बने, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन हमने इसमें बता दिए, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट भी क्या होता है, हमारा पायरुवेट एसिड, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। देखो कुछ चीज़ें डिस्कस हो ही जाती है क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, रेड सेल्स विच आर द टू बी टेस्टेड एंटीग्लोबुलिन रिएजेंट आर वाज टू, ठीक है। अगर हम एक टेस्ट लगाते हैं, एंटीग्लोबुलिन रिएजेंट का यूज़ करते हैं, आरबीसी को धोते हैं, तो क्यों वॉश करते हैं उसको, ठीक है, क्यों वॉश करते हैं, ताकि जो रिमूव ट्रेस ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन, जो बैक्टीरियल प्रोटीन होगा वो आरबीसी से दूर हो जाएगा, या वॉश अवे या ट्रेस ऑफ फ्री ग्लोबुलिन, ठीक है, जो जो उससे ट्रेस हुआ है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ जो फ्री हीमोग्लोबिन वो वॉश हो जाएगा, या रिमूव अनबाउंडेड सीरम ग्लोबुलिन, या एक्सपोज एडिशनल एंटीजन साइट, ठीक है। तो ये से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे बोलते हैं कि आप कहाँ तक पढ़ा सकते हो, बेटा मैं तो देखो हमारा जो सब्जेक्ट ही है वो मेडिकल एमएससी है, ठीक है। तो मेडिकल एमएससी में तो इससे भी डीप क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप निश्चित रहें, आप अगर ऑफलाइन मेडिकल एमएससी की जो क्लासेस भी लेना चाहो तो आप हमारे से ले सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई डाउट नहीं है। चलिए, ठीक है, तो आप जितना डीप बोलो उतना डीप हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जिनको भी लेना है वो ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। जो भी डाउट है वो ऑफलाइन क्लास के माध्यम से आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए, ठीक है, कि ऑनलाइन में बहुत कम टाइम रहता है तो इसका इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए बच्चों को लगता होगा कि सर तो बहुत सुपरफिशियली पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है, हम जितना आपको, ठीक है, जहाँ तक आपकी सोच खत्म हो जाएगी उससे आगे भी हम पढ़ाने की हिम्मत रखते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। चलिए, इसका आंसर बताएंगे, तो इसका आंसर सी, इसका राइट आंसर आएगा। जो अनबाउंडेड सीरम ग्लोबुलिन होता है वो आरबीसी से वॉश हो जाता है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ध्यान रहे, आरबीसी को जब हम वॉश करते हैं कौन से एंटी ग्लोबुलिन रिएजेंट, एंटी ग्लोबुलिन बोला ना उसमें, एंटी क्या हुआ, एंटी ग्लोबुलिन, मतलब जब हम एंटीसेप्टिक, मतलब जो बैक्टीरिया से बचाता है ना, एंटीसेप्टिक। तो यहाँ पर शब्द आप पढ़ सकते हो, एंटी ग्लोबुलिन रिएजेंट, मतलब यहाँ पर ग्लोबुलिन को भगाएगा, ठीक है। एंटी ग्लोबुलिन मतलब ग्लोबुलिन से भगाएगा, उसको हटाएगा, ठीक। तो इसी तरीके से आप उसमें इसका राइट आंसर कर सकते थे। जब एंटी ग्लोबुलिन आ गया तो आपका प्रोटीन और हीमोग्लोबिन या ग्लोबुलिन, सीरम ग्लोबुलिन, ठीक है। तो हमारा जो रिमूव अनबाउंडेड सीरम ग्लोबुलिन, ठीक है। बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन फंसते हैं एग्जाम में। वो तो टाइम बहुत कम बचा है, नहीं तो बच्चों को इस तरीके से एक्सप्लेन करूँ, अगर आप एक टॉपिक वाइज हमसे पढ़ लोगे तो आप याद रखोगे, उसका सिलेक्शन निश्चित है। अगर आप सारे टॉपिक अगर हमसे पढ़ लिए तो मैं 101% गारंटी देता हूँ, आपको कोई गारंटी नहीं देगा, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन तरीका हम बताएंगे कि वो क्या तरीका होता है, किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना होता है, ठीक है। प्रोमिस करता हूँ मैं, ठीक है, कि आपका सिलेक्शन 100% होगा, बस आपको टाइम लगेगा, लेकिन टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा और हर एक टॉपिक हम क्लियर करवाएंगे। चलिए, ठीक है। तो द फेलियर ऑफ ग्रेनुलोसाइट न्यूट्रोफिल्स टू डेवलप बैंड और टू लोब्स स्टेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जो हमारे कहने का मतलब जो हमारे न्यूट्रोफिल्स होता है, वैसे तो हमारा 3 से 5 देखने को मिलता है, 2 से 5 अलग अलग बुक में आपको देखते हैं, उसके लोब्स दिखते हैं, एक घोड़े की नाल की तरह भी उसमें हमारे लोब दिखते हैं न्यूट्रोफिल्स के। लेकिन अगर वो बाइंडिंग में दिखेंगे, दो बाइंडिंग्स में दिखेंगे, तो वो किस स्टेज को शो करेगा, कौन सा सिंड्रोम शो करेगा, ठीक है। तो बर्नेट सोल्जर सिंड्रोम शो करेगा, ठीक है, या जेडिक हेगाक्सी सिंड्रोम शो करेगा, या मैक हैगलिन्स एबनॉर्मली करेगा, या पेगलर होइट एनोमेली शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है उसका डी इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है, पेगलर हाइट एबनॉर्मली। अब ये क्या हमारे डब्ल्यूबीसी की जो रेंज क्या वो उसको डिस्टर्ब करता है, क्योंकि न्यूट्रोफिल की बात आ गई तो न्यूट्रोफिल तो हमारे डब्ल्यूबीसी में आते हैं, ग्रेनुलोसाइट में आते हैं हमारे, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इज़ोसिनोफिल, ग्रेनुसाइल, और ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। चलिए, इसका बताएंगे अनइवेलेटेड यूरिन यूरोबिलिनोजन एंड नेगेटिव टेस्ट फॉर यूरिन बिलीरुबिन, ठीक है। अब क्या बता रहा है इसमें,
ध्यान देना अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ना, ऐसे कन्फ्यूजन करते जानबूझकर इसमें कन्फ्यूजन किए जाते हैं, ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन फंसते हैं। अनएवल्यूटेड यूरिन, ठीक है, अनएवल्यूटेड यूरिन है, उसमें क्या होगा, यूरोबिलिनोजन एंड नेगेटिव टेस्ट फॉर यूरिन बिलिरुबिन मे बी इंडिकेट विच फॉलोइंग कंडीशन। समझ रहे हो, मूत्र बिलिरुबिन के लिए एक ऊंचा मूत्र यूरोबिलिनोजन और नकारात्मक परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति का संकेत देता है, तो वो एक्यूट हेपेटिक टॉक्सिसिटी बताएगा, या बाइलरी अब्स्ट्रक्शंस बताएगा, या हेमोलाइटिक डिजीज बताएगा, या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बताएगा, ठीक है। अब समझ रहे हो, यूरोबिलिनोजन, ठीक है, यूरिन में क्या दिख रहा है, यूरोबिलिनोजन दिख रहा है और नेगेटिव टेस्ट, ठीक है। अब यूरिन बिलिरुबिन, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, तो ऑब्वियसली भाई उसमें यूटीआई इन्फेक्शन तो कहाँ से काटने आएगा, कोई बैक्टीरिया थोड़ी है, ठीक है, बैक्टीरिया नहीं है इसमें कंडीशंस पूछी गई, तो डी तो इसका ऐसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। एक्यूट हेपेटिक टॉक्सिसिटी, भाई अगर ये यूरिन बोल रहा है, ठीक है, हाँ, एक्यूट हेपेटिक में कुछ ऐसा आ सकता है, ठीक है, बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है तो कुछ हेपेटिक ऐसा आ सकता है, ठीक है, ऐसा आप सोच सकते हो। हालांकि ए भी इसका राइट आंसर नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है हीमोलाइटिक डिजीज होगी, ठीक है। उसमें बिलिरुबिन कहाँ से बनता है भाई, यूरोबिलिनोजन, जो इसमें क्या कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड नहीं बोला है, अगर कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड नाम डाल देता तो आप डायरेक्ट हेपेटिक के ऊपर जा सकते थे, लेकिन इसमें नॉर्मल बिलिरुबिन की बात हो रही है। तो बिलिरुबिन कब बनता है, जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, ठीक। अगर आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा ज़्यादा मात्रा में तो वो तो हीमोलाइटिक कहलाएगा ना, आरबीसी टूट रही है तो वो कौन सी डिजीज़ होगी, हीमोलाइटिक डिजीज़, ठीक है। इस तरीके से सोचना है भाई। जो पढ़ाने का तरीका मेरा सिंपल ज़रूर लगता है, बच्चों को ऐसा मजाक लगता है कि यार देखो किस इतना इजी कैसे हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो बहुत टफ क्वेश्चन दे रहे हैं भैया। हमने भी तो 4 एग्ज़ाम में 3 फाइट करी है, ग्रुप 5 निकाली है, आयुष मेडिकल कॉलेज निकाली है, एनएचएम निकाली है, तो हमने तो सिंपल पढ़ के ही निकाल लिए। पेपर भी सिंपल तरीके से आते हैं, कन्फ्यूज़न करने वाले आते हैं, ऐसा नहीं है। आप जो बाकी जो प्लेटफॉर्म पे आपको एकदम टफ क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपने देखा कहीं, क्वेश्चन वहाँ पर कैसे आते हैं, एकदम ट्रिकी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एग्जामिनर भी क्वेश्चन वहीं से बना के देते हैं, लेकिन थोड़ा ट्रिकी तरीके से देते हैं। हमें एग्जामिनर का माइंड पढ़ना होता है, ठीक है। बच्चों को लगता है कि बहुत ज़्यादा कठिन दो, ऐसे क्वेश्चन दो कि हमको आया ही नहीं, सर ऐसे क्वेश्चन लाओ जो हमको आया ही नहीं, मतलब क्या, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, ठीक है। और जो पूछने लायक के क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए तो मुझे मेहनत लगती है। एक सब्जेक्ट बनाने में पूरा एक दिन और एक रात लग जाते हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ये कल से तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। कल रात के 11 बजे तक इसको बनाते रहा, फिर आज दिन भर बनाया, अब जाके अभी ये मैं 6-7 बजे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत टाइम लगता है बनाने में, सोचना पड़ता है कि यार किस तरह के कंटेंट आयत पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। ऐसी मेहनत करनी होती है। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते तो बुरा लगता है। चलिए देखो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, द मोस्ट कॉमन लाइट सोर्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इन द विजिबल रेंज आईडी, ठीक है। ये आ ही गया है, क्वेश्चन आ गया। तो इस तरीके से, क्योंकि वो एकदम प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछते हैं, जो पुरानी टेक्निक के क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, हर बार क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। नई जो मॉडर्न टेक्निकल आ गई ना, उससे क्वेश्चन एक भी बार नहीं बन रहा है अभी, ठीक है। जो पुरानी जो टेक्निक थी ना हमारी टेस्ट लगाने की, क्वेश्चन वहीं से बन रहे हैं अभी भी, ठीक है। तो उनका जो दिमाग है वो वहीं है अभी, जो एग्जामिनर जो सोचते हैं वो वहीं से सोच के बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए आप थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। द मोस्ट कॉमन लाइट सोर्स की बात हुई है, तो उसमें कौन सा लैंप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आंसर आपको आ गया, टंगस्टन लैंप ज़रूर यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत इसमें वो कुछ ज़्यादा ही MCQs हमने इंक्लूड किया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन थोड़े पढ़ने वाले भी है, तो आपका थोड़ा मेमोराइज हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा, इसलिए मैं लेके आया हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें लेकिन बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है। आ राइज वाटर स्टूल इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेशेंट इन्फेक्टेड विथ, ठीक है। अगर किसी दूधिया स्टूल भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है, जो हमारी चावल होती है, ठीक है। तो ऐसा पतला और भूरा स्टूल हो रहा होगा तो किस कंडीशन में, तो विब्रियो कोलेरा में। आंसर सही है, लेकिन हमें समझना है जो विब्रियो कोलेरा है, कोलेरा क्या डायरिया कॉज करेगा, विब्रियो कोलेरा, ठीक है। वाटर जैसे एकदम पतला जो हमारी चावल बनाते हो, जो पानी उसका बच जाता है ब्राउन कलर का, ठीक है। तो राइज वाटर स्टूल वो विब्रियो कोलेरा की कंडीशन में होती है। चलिए, द मेजर आयरन स्टोरेज कंपाउंड, ठीक है, हमारी बॉडी का बोल रहा है, ठीक है।
अब देखो आपने पढ़ के कुछ और गए और आ कुछ और गया, लेकिन आपको समझना है भाई साहब, यहाँ पर ह्यूमन बॉडी नहीं बोल दिया तो क्या बात है, लेकिन आयरन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, कि हमारी बॉडी में आयरन का मुख्य जो सबसे बड़ा जो कंपोनेंट्स है वो किस रूप में ऐसा भी पूछ सकता है कि आयरन किस रूप में हमारी बॉडी में स्टोरेज होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा पूछ लिया है द मेजर आयरन स्टोरेज कंपाउंड इज, मुख्य लोहे का भंडारण यौगिक है, ठीक है, हीमोसिड्रिन से, फेरिटिन से, सिडोटिक ग्रेन्यूल से या ट्रांसफेरिन से, ठीक है। अगर इस तरीके से आप सोचोगे कि क्या क्या आना चाहिए, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, ठीक है। आप गलत मत करना, हीमो जैसे ब्लड है तो ब्लड के अंदर आयरन होता है तो मैं हीमोसिड्रिन लगा दूँ, ठीक है, तो हीमोसिड्रिन उसका फॉर्म बोल रहा है, वो अलग फॉर्म होता है, उस फॉर्म में के रूप में होता है हीमोसिड्रिन, ठीक है, लेकिन जो कंपाउंड है वो फेरिटिन है, ठीक है, बाद में वो ब्लड के अंदर देता है, ठीक है, बाद में वो हीमोसिड्रिन में कन्वर्सेशन होता है, लेकिन जो उसका स्टोरेज कंपाउंड है, ठीक है, देखो पढ़ने के फॉर्म पूछता तो हीमोसिड्रिन जरूर आता है इसमें, ठीक है, आयरन का फॉर्म किस फॉर्म में है तो हीमोसिड्रिन जरूर आता है, लेकिन इसमें क्या बोला, स्टोरेज फॉर्म पूछा है इसमें, तो वो फेरिटिन के रूप में, फेरिटिन उसका कंपोनेंट है, ठीक। तो इस तरीके से समझना है, समझ समझ के पढ़ो, घबराना नहीं है, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो। चलिए इसका आंसर करेंगे, द प्रोटीन फ्रैक्शन दैट माइग्रेट मोस्ट रैपिडली टूवर्ड एनोड्स। देखो ये क्वेश्चन मैं कितना बोलता हूँ, इस क्वेश्चन को 3-4 तरीके से घुमा घुमा के पूछा गया है, ये बायोकेमिस्ट्री में भी पूछा गया है, लेकिन उससे ही मैं थोड़ा घुमा घुमा के क्वेश्चन को लेके आया हूँ। प्रोटीन अंश जो एनोड की ओर सबसे तेजी से पलायन करता है कौन सा है, एल्बुमिन, ठीक है, प्रोटीन का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसकी ओर एनोड भगते हुए आते हैं, ठीक है, ऐसा हमें पढ़ना है। अरे बहुत ईजी लैंग्वेज में पढ़ो, क्या हुआ, इजी लैंग्वेज पढ़ने में क्या होगा, हमको तो सिलेक्शन लेना है, चाहे इस तरीके से या उस तरीके से, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हम इंग्लिश बोले या रफा रफ इंग्लिश बोले तो ही आपको समझ में आया, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब मीडियम क्लास के लोग होते हैं, सबको हिंदी समझ में आती है, रफ लैंग्वेज सबको आती है, ठीक है। तो आप सब इजी लैंग्वेज में पढ़ो, पढ़ने में क्या हो रहा है, जैसा आपको समझ में आए ना उस हिसाब से पढ़ो, बोलने वाले या कहने वाले तो बहुत होते हैं, ठीक है। तो एक मैं तो ऐसे रफली लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, जो प्रोटीन का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके अंदर जो रफा रफ खींचे आते हैं, दौड़े चले आते हैं, ठीक है, जो एनोड है वो कौन से पार्ट, तो प्रोटीन के अंदर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, बिलिरुबिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये सब प्रोटीन पार्ट है। तो लेकिन इसका जो एल्बुमिन है, तो एल्बुमिन की ओर जो आयन होते हैं वो खींचे चले आते हैं, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है, याद रखना। और ऐसा भी पूछ सकता है कि जो प्रोटीन का जो सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो एल्बुमिन, ठीक। चलिए ये इजी क्वेश्चन है। लोफर सीरम्स, जो लोफर सीरम मीडिया किसके लिए किया जाता है ये तो सभी को पता ही है, ठीक है, या ब्रोडेटेला, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के हम लोग लोफर सीरम मीडिया यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना बैक्टीरिया को पढ़ूंगा तो बिल्कुल भी टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है, ठीक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। विच ट्रोपोजोइड इज अ सस्पेक्टेड इट ingested red cells are seen on a saline weight preparation। जब हम saline weight preparation करते हैं तो आरबीसी उसमें सीन होती है, ठीक है, तो उसमें मतलब कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है, यदि लाल कोशिकाओं को खारा या गीली तैयार पर ऐसा, वो देखो हिंदी का तो कुछ अलग जाता है, आप इस तरीके से पढ़ो कि विच ट्रोपोजोइड, अब ट्रोपोजोइड, ठीक है, इज द सस्पेक्टेड, यदि हम इंटीग्रेट रेड सेल्स को, ठीक है, एक सलाइन वेट प्रिपरेशन करते हैं तो कौन सा बैक्टीरिया दिखाई देगा, इंटामीबा कोलाई दिखाई देगा, इंटामीबा हिस्टोलाइटिका दिखाई देगा, या इंडोमेलिक्स नाना दिखाई देगा, या ट्राइकोमोनास वेजानालिस दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है बी, उसमें भी हमें एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। अगर आप इसको सीधा सिंपल देखना चाहोगे तो जो हमारा स्टूल्स होता है उसमें अगर कहीं ना कहीं हमें आरबीसी दिख रही होगी तो वो किस कारण से दिख रही होती है, वो हमारा, अगर देखो हम अगर अदर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो उसको हम अकल्ट ब्लड बोलते हैं, ठीक है, तो कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, वो बैक्टीरिया के कारण भी तो हो सकता है, तो वो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के कारण ही होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर दोनों चीज़ें याद रख सकते हैं, बेंजीडिन उसका टेस्ट है, अकल ब्लड है, अकल ब्लड कौन से पैरासाइट के कारण हो सकता है, तो इंटामीबा हिस्टोलाइटिका के कारण, ठीक है, ठीक है। तो हम माइक्रो भी यहाँ, अब माइक्रो चल रहा है उसमें बायोकेमिस्ट्री भी ऐड हो जाती है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, अकल ब्लड करके भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
इसका आंसर बताएंगे, मल्टीपल माइलोमा में बी सस्पेक्टेड विच ऑन द फॉलोइंग इज अ सीन ऑन अ पेरिफेरल स्मीयर। ठीक है, मल्टीपल माइलोमा, देखो बात तो इसमें बहुत सारी बोल दी गई है। ठीक है, हमें मल्टीपल माइलोमा देखना है कि मल्टीपल माइलोमा को संदेह हो सकता है कि निम्नलिखित में से एक को एक परियोजी स्मीयर पर देखा जा सकता है। ठीक है, कि जो मल्टीप्लाई अगर माइलोमा हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको किसी एक स्लाइड को पेरिफेरल स्मेल बना लिया तो वो किस स्टेज में दिखेगा, बेसोफिलिक उसमें स्ट्रिपलिंग दिखेंगी या बास्ट सेल दिखेगी या हाइपर सेगमेंटेड अब न्यूट्रोफिल दिखेगा या रोलेक्स फॉर्मेशन दिखेगा। ठीक है, तो बताना है मल्टीपल माइलोमा है किसी को और उसको हमें पेरिफेरल स्मेयर में देखना है, तो उसमें हमें क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, थोड़े प्रैक्टिकली क्वेश्चन है पर अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर है रोलेक्स फॉर्मेशन दिखता है उसमें। ठीक है, अब रोलेक्स फॉर्मेशन का मतलब तो होता है उसके ऊपर एक के ऊपर एक आरबीसी देखने को मिलेगी। सपोज करो कि एक के ऊपर सिक्के लगे, सिक्के की जो गड्डी रखी होती है ना, जैसे हम 5 के 10 के जो सिक्के ले लो, कोई से भी 1 रुपया 2 रुपया या 5 रुपये 10 रुपये की जो सिक्के ले लो, उसमें उसकी एक जो गड्डी होती है उसी टाइप का हमें एक के ऊपर एक आरबीसी देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं वो किस कंडीशन में देखने को मिलती है, मल्टीपल माइलोमा। ठीक है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। ठीक, चलिए ठीक है, सपोज है कि जो कंटेंट होंगे वो बेटर हो। ठीक है, चलिए इसका आंसर सभी लोग फटाफट करेंगे। अच्छा लगता है कि बहुत सारे बच्चे ने अभी रैपिड रिवीजन के लिए भी बहुत सारे परचेस किए, कम से कम 40-50 बच्चों ने पीडीएफ परचेस किए। ठीक है, तो मैं तो बोलता हूँ अगर आपको ज़रूरत है तो ही परचेस करो, वरना वीडियो तो अपलोड है ही है। अगर आपको लगता है कि हमें जल्दी जल्दी एक बार और रैपिड रिवीजन कर लेना चाहिए, ठीक है, देखो रिवीजन 2-3 दिन पहले, ठीक है, एक दिन पहले तो नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको अगर रैपिड रिवीजन की आवश्यकता हो तो आप पीडीएफ के माध्यम से भी रैपिड रिवीजन कर सकते हो उसमें। ठीक है, क्योंकि वीडियो में तो बहुत समय लगेगा, तो आप जल्दी जल्दी अगर चाहते हो तो आप पीडीएफ जो हमारे पोस्ट में डले हुए हैं तो वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हो पीडीएफ। ठीक है, चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ यूज टू मोनिटर डायबिटिक पेशेंट लॉन्ग टर्म्स कंट्रोल। अगर लंबे समय तक, ठीक है, समझना इस क्वेश्चन को, इसका क्वेश्चन वो आया नहीं है, दिया नहीं, उसका दूसरा नाम दिया है। लंबे समय तक किसी को डायबिटीज़ है, ठीक है, तो उसको हम कैसे नियंत्रित करेंगे, कौन सा परीक्षण करके हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज जीजीटी, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, फास्टिंग ब्लड शुगर करके या पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर करके, ठीक है, या पीपीबीएस करके। ठीक, तो आप लगाना उसमें, तो उसका जो राइट आंसर क्या आने वाला है, जीजीटी करके। समझ रहे हो, डायबिटीज रोगी दीर्घकालीन नियंत्रण की निगरानी के लिए निम्नलिखित परीक्षण में से कौन सा परीक्षण किया जाता है। समझ रहे हो, एवरेज देखने के लिए, चलो मैं एक और हिंट दे देता हूँ एवरेज देखने के लिए। तो मुझे पता है सारे के सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे जीजीटी, ठीक है, जीटीटी लगाएंगे, या तो सबके सब फास्टिंग ब्लड शुगर लगा सकते हैं, लेकिन इनका ए और सी गलत है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस नाम की जगह अगर HbA1c देता तो सारे के सारे HbA1c की तरफ भागते, तो वो तो क्वेश्चन ही ईजी हो जाता है। ठीक है, लेकिन HbA1c को भी किस नाम से जाना जाता है, ये सारी चीज़ें भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जो HbA1c को हम ग्लाइकोसिडेट हीमोग्लोबिन कहते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से लेवल देख सकते हो कि हम किस लेवल तक जा सकते हैं। ठीक है, निश्चिंत रहें, हम एक लेवल ज़्यादा ही पढ़ाएंगे, कम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, और देखो ज़्यादा डीप जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जहाँ से पेपर बनता है उसी के आसपास हम अगर जाएंगे, ठीक है, उसी के हम आसपास मंडराएंगे तो ही हमारा सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, चलिए बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है ये भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज अ टिपिकल ऑफ कॉम्फिलोबैक्टर जेजिनी। निम्नलिखित परिणाम में से कौन सा परिणाम कॉम्फिबैक्टर जेजिनी का विशिष्ट है, स्पेशल है। कहने का मतलब इसके लिए कौन सा स्पेशल है। ठीक है, रिजल्ट बोला उसमें, तो इसमें देखो समझने वाली बात है। इसमें पूछा क्या है
मान लो अगर इसको पढ़ा हुआ नहीं है फिर भी उसको राइट कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को समझना है भाई साहब कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन द टिपिकल ऑफ, टिपिकल मतलब होता है विशिष्ट, उसके लिए खास क्या है, समझ रहे हो? तो खास क्या है मतलब उसमें अपने को ये नहीं बताना है कि इसके फॉर्म है कि जो कॉम्पीबैक्टीरियम जेजिनियम कैटालेस नेगेटिव है या नॉन मोटाइल है, अब ये तो उसका कैरेक्टर्स हो गया, लेकिन उसका उसके लिए विशिष्ट पूछा उसमें भाई कैटालेस नेगेटिव और ऑक्सीडेज नेगेटिव, ये तो आएगा ही नहीं। क्यों आएगा? ये तो वो उसका टेस्ट पूछा है। अगर उसने पूछ लिया कि वो कैटालेस नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन अगर बनते हैं, लेकिन इसमें क्या टिपिकल, उसमें विशिष्ट पूछा है। नॉन मोटाइल तो ये तो एक कैरेक्टर्स है उसका, ठीक है। क्वेश्चन को किस तरीके से, हम किस तरीके से सोचते हैं, एक बार हम आप हमारी तरफ से सोच के देखो, ठीक है। अगर क्वेश्चंस में आते हैं तो सर किस तरीके से सोचते हैं, अब उस तरीके से एक बार सोचने की कोशिश करना, ठीक है। इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा भाई ऑप्टिमम ग्रोथ एट 24 डिग्री सेल्सियस, ये इसके लिए विशिष्ट है। समझ रहे हो? इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, ये तो उसका आंसर ही आ गया, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा देंगे। और कल परसों 1-2 दिन बचे, बाकी बच्चों का तो कल ही होने वाला है, और किसी किसी का 22 तारीख को है, ठीक है। जो तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है वीडियो। विच वन द फॉलोइंग ऑफ द ल्यूकोसाइट काउंट विल बी इंक्रीज इन पैरासाइट, तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं। एंड एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। तो एलर्जिक तो मैंने बता ही दिया था, बाकी सारी क्लासेस में जिन्हें हीमेटोलॉजी के जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसमें ये ऐसी सारी चीज़ें पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने। न्यूट्रोफिल का क्या काम होता है, लिम्फोसाइट का क्या काम होता है, यूजनोफिल पूरी डिटेल बता गई थी, बेसोफिल्स वगैरह, ठीक है। तो मैंने ऐसा को रिलेट करो, हालांकि सभी को पता होता है कि जो पैरासाइट्स के लिए तो हमारा इस्नोफिल होता है, लेकिन इसमें एलर्जिक भी हो जाए। तो एलर्जी को हम ए लिखते हैं, लेकिन हम उसको बोलते क्या, एलर्जी। ई, ऐसा ई का प्रोनाउंस होता है, ई फॉर एलर्जी। तो ई फॉर इजोनोफिल, ई फॉर एलर्जी, हालांकि ए लिखते हैं, लेकिन आप पढ़ सकते हो उसको याद करने के तौर पे, ठीक है। एलर्जी ऐसा पढ़ लो, ई फॉर इजोनोफिल, ई फॉर एलर्जी, हालांकि एलर्जिक लिखा होता है, ठीक। तो इसका सी इसका राइट आंसर है। तो एलर्जी के लिए भी और इजोनोफिल है, और पैरासाइटिक इन्फेक्शन के रिएक्शंस के लिए भी हम लोग इजोनोफिल देखते हैं, उसका जो काउंट होगा वो इंक्रीज होगा। अब WBC को जो CBC की रिपोर्ट देखो, अगर उसमें से इजोनोफिल बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ आ रहा है तो या तो उसको एलर्जी है या तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, ठीक है। अभी न्यूट्रोफिल किस कंडीशन में आता है, वो भी इन्फेक्शन की कंडीशन में ही आता है, ठीक है, लेकिन वो बैक्टीरियल हो सकता है, ठीक है, नॉट पैरासाइटिक। तो ये और भी समय नहीं है ना, तो मैं इन चीज़ों को इतना अच्छे से समझाऊँ कि आप क्या बताओ, ठीक है। समय बहुत कम बचा हुआ है। चलिए, एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस इन्फेक्शन इज यूजुअली डायग्नोस्ड बाय फाइंडिंग एग फॉर्म, ठीक है। जो एंटेरोबियस वर्मिकुलस संक्रमण है, आमतौर पर अंडे को खोजकर निदान किया जाता है, ठीक है। तो क्या उसका निदान है? निदान तो आपको याद आ गया, उसका जो सेलुलोज टेप प्रिपेयर है, ठीक है। जो सेलुलोज टेप का प्रिपरेशन करके हम उसका एग का पता लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें देखो, प्लाज्मा सेल इन्वॉल्व इज द विच सेल लाइन, प्लाज्मा सेल कोशिका कहाँ पर विकसित होती है? लिम्फोसाइट में, मोनोसाइट में, माइलोसाइटिक में, और एक और क्या है इसका आंसर, मेगालोमाइलोसाइटिक, ठीक है। प्लाज्मा सेल कहाँ पर विकसित होती है? जो सेल लाइन है इसी के अंदर को बताना है हमें, ठीक है। प्लाज्मा सेल तो लिम्फोसाइटिक सेल्स में, मोनोसाइटिक या माइलोसाइटिक या मेगालोमाइलोसाइटिक, प्लाज्मा की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ए, जो लिम्फोसाइटिक्स के अंदर ही इसका विकसित होता है, ठीक है। फॉर्मेशन नहीं पूछा है उसमें, ठीक है। फॉर्मेशन अलग होता है, विकसित एक अलग चीज़ होती है। विकसित मतलब पलना बढ़ना, ठीक है। चलिए, द बायूरेट मेथड, ये तो सभी लोग जानते हैं, इसका आंसर भी आ गया। जो बायूरेट मेथड है, डिटर्मिनेशन ऑफ सीरम टोटल प्रोटीन, ठीक है। तो बायूरेट के लिए मैंने जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन डाला है, क्योंकि अगर टोटल सीरम प्रोटीन का हम कौन सी मेथड से करते हैं तो बायूरेट आप लगा सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों चीज़ें डाल दी। लेकिन जो द बायूरेटेड मेथड ऑफ डिटरमाइन ऑफ सीरम टोटल प्रोटीन इज डिपेंडेंट, किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो आपका जो सामने आंसर है, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, समझ रहे हो?
चलिए, तो ऐसा में एक क्वेश्चन में ही आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। मेथड पूछ सकता है, टोटल सीरम टोटल प्रोटीन हम किससे लगाते हैं, कौन सी मेथड से लगाते हैं, तो बायोयूरेट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका आंसर बन रहा है, और ये एक और आंसर तो बन ही रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है हमारा बायोयूरेट मेथड, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखेंगे। विच कैरेक्टरिस्टिक इज द मोस्ट यूजफुल इन डिफरेंशियस साइट्रो, ठीक है, साइट्रोबैक्टर एंड साल्मोनेला, ठीक है। साइट्रोबैक्टर और साल्मोनेला को अलग करने में कौन सी विशेषताएं सबसे उपयोगी होगी, ठीक है। H2S हाइड्रोसल्फाइड सल्फर प्रोडक्शंस या इंडोल प्रोडक्शंस, लाइसिन्स, डीकार्बोक्सिलेज या यूरियस प्रोडक्शंस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है सी, लाइसिन कार्बोक्सिलेज। इससे हम उसको डिफ्रेंशियस कर सकते हैं, ठीक है, किससे, लाइसिन डाई कार्बोक्सिलेज। चलिए देखो एक और क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। देखो घुमाने की कितना कोशिश किया है आप लोग सभी जानते हो, ठीक है। अगर कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन कौन सा बैक्टीरिया करते तो आप भी उसको राइट आंसर करके आ जाते हो, ठीक है। तब भी लेकिन ये जानबूझकर ऐसा, प्रेग्नेंट ह्यूमन आर टू अवॉइड क्लीन, ठीक है, लिटर बॉक्सेस ऑफ दियर हाउस कैट्स अनटिल आफ्टर डिलीवरी टू प्रिवेंट कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन। यदि गर्भवती महिलाओं को जन्मजात संक्रमण को रोकने के लिए प्रसव के बाद तक घर की, ठीक है, बिल्लियों के कूड़े के बक्स की सफाई से बचने के लिए, ठीक है, कितना सारा ऐसा बोला गया है, ठीक है। मतलब कोई प्रेग्नेंट लेडी, उसकी डिलीवरी हुई है, अगर वो प्रॉपर तरीके से देखभाल नहीं कर रही है, ठीक है, तो उसको कौन सी, अब उसके जो हाउस में जो बिल्लियाँ हैं, ठीक है, वो पोटी कर रही है, ठीक है, तो उसके या बॉक्स में कुछ सामान रहे तो वहाँ पर हो रही है, तो ऐसे वो पोटी खा लेती है, ठीक है। उनकी जो पोटी है कैट्स की, ठीक है, तो उसके अंदर क्या, उसके अंदर जो एग होते हैं तो वो कौन सा बैक्टीरिया कॉज करेगा, ठीक है, तो वो टोक्सोप्लाज्मा करेगा, ठीक है। तो इनसे बचना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चंस में ज़रूर लेके आने वाला था, ऐसे क्वेश्चन ज़रूर। एक बच्चों ने पूछा था कि सर प्रोलोंग ब्लीडिंग टाइम एंड ग्लैंड प्लेटलेट बेस्ट डिस्क्राइब, ठीक है, लंबे समय तक रक्तस्राव होता है और जो प्लेटलेट बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखती है, ठीक है। अब उसका नंबर नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है, जब हम स्लाइड में देखते हैं, ठीक है, दो कंडीशन इसमें बताई गई है। प्रोलोंग ब्लीडिंग टाइम मतलब रक्तस्राव उसका बहुत ज़्यादा और लंबे समय तक हो रहा है, ठीक है, और जब हम उसकी जो स्मीयर बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो प्लेटलेट है बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखती है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो आपके सामने जो आया हुआ है उसको बर्नेट शोलियर सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बर्नेट शोलियर सिंड्रोम, BSS, ठीक। चलिए ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। अनदर नाम ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी, प्राकृतिक प्रतिरक्षा का दूसरा नाम क्या होता है। तो ये जब मैंने इम्यूनिटी की क्लासेस BSc नर्सिंग को पढ़ाई थी, ठीक है, तो हम तो सभी ले लेते हैं, BPT, BSc नर्सिंग, GNM, BMLT, DMLT, OT टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, सब शामिल है, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने डिस्कस करी थी, उनको मैंने क्लियरली बताया था कि क्या तरीका होता है ऐसी चीज़ों को याद रखने का। भाई जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो हमारी जन्मजात होती है, तो इसको इस तरीके से भी पूछा जाते हैं, जन्मजात इम्यूनिटी इन्नेट इम्यूनिटी कहलाती है, ठीक है, ठीक है। जन्म से ही, ठीक है, उसको जैसे हमें जन्म मिलता है वो हमको उससे वो नेचुरली मिल जाती है। तो इन्नेट को हम लोग जन्मजात इम्यूनिटी कहते हैं और एक्वार्ड को बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि जन्म के समय और जिंदगी के साथ साथ, ठीक है। अब जिंदगी के बाद नहीं, जिंदगी के बाद तो कोई इम्यूनिटी होगी नहीं, ठीक है, वो तो ख़त्म ही है, LIC नहीं है, ठीक है। तो वो एक कहावत है, ठीक है, जन्मजात और जन्म के साथ साथ।
तो जन्म के साथ साथ वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है और हमने जो कुछ खाते पीते रहते हैं उससे जो हमें इम्यूनिटी प्राप्त होती है उसको एक्वायर्ड कर रहा है, हम अचीव कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। तो हम याद रख सकते हैं ये जन्म के साथ साथ, जैसे हमने जन्म ले लिया फिर हम लोग खाना पीना कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं हमारी डाइट में, तो उससे जो हमारी इम्यूनिटी प्रतिरक्षक तंत्र बड़ मजबूत हो रहा है, उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। इननेट का मतलब वो जन्मजात, वो जन्म से ही हमको मिलती है, वो उसको प्राकृतिक इम्यूनिटी तो बोल ही रहे हम लोग, ठीक है, इसको जन्मजात इम्यूनिटी भी बोलते हैं, ठीक है, और जन्म के साथ साथ जो मिलती है उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो 3 से 4 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ऐसे। अब सेल्यूलर इम्यूनिटी भी होती है, जो हमारे टी सेल बी सेल होती है वो सेल्यूलर इम्यूनिटी के अंतर्गत आता है, एडिप्टिव टिश्यू, ठीक है, अडोप्टिव टिश्यू ये एडेप्टिव इम्यूनिटी ये हमारे वैक्सीन्स के अंदर आती है, ठीक है, उसको हम अडेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। ये हालांकि एक्वायर्ड और इसकी जो डेफिनेशन है वो सेम हो जाती है, लेकिन ये आर्टिफिशियली डालते हैं। एडेप्टिव में हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियली बना के डालते हैं वैक्सीन्स के रूप में, ठीक है, या प्लाज्मा के तौर पे किसी को प्लाज्मा चढ़ाते हैं, ठीक, तो उसको एडेप्टिव बोलते हैं। तो देखो बहुत इजी तरीके से हम बताने की कोशिश करते हैं, तो भाई इससे इजी क्या हो सकता है, कौन बताएगा इतना। इननेट मतलब जन्मजात, एक्वायर्ड मतलब जन्म के समय, ठीक है, जिंदगी के साथ साथ। एडेप्टिव मतलब भाई जैसे कोई हमारे अंदर एंटीबॉडी बन ही नहीं रही है, तो एंटीबॉडी के लिए प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी होती है तो वो पूरा उसको प्लाज्मा चढ़ा देते, वो एडेप्टिव हो गई। सेलुलर बी सेल टी सेल्स का जो हमारी रक्षा कर रहे हैं तो वो सेलुलर इम्यूनिटी हो गई है, ठीक है। तो इसका ए इसका राइट आंसर है, प्राकृतिक। उसके ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने उस चीज़ को डिस्कस की। अब बच्चों को लगेगा कि ये क्या भाषण है, भाषण नहीं है बेटा, ये सारी चीज़ें आने वाली है, बहुत ही काम आने वाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू यूरिन प्रिजर्वेशन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा शायद मुझे रिपीट हुआ ऐसा लग रहा है, ये क्वेश्चन में जब यूरिन का हमने एमसीक्यू डाले तो वहाँ पर डल गया होगा, ठीक, तो इसलिए तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, ठीक है, पिक बोरिक एसिड सभी जानते हैं। चलिए समय बहुत कम है, इसलिए मैं समय का विशेष ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। फैक्टर, ठीक है, अब इसमें देखो एक चीज़ ध्यान रखना है, जो हमारा फैक्टर 10 है और फैक्टर 5 है, इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया इसकी विशेषता को दोहराता है, ठीक है, तो जो हीमोफिलस बैक्टीरिया ही इसकी विशेषता को दोहराता है, ठीक है, जो इसकी विशेषता बताता है, हीमोफिलस बैक्टीरिया, ठीक है, इसलिए ए इसका राइट आंसर है। भाई ये ब्रोशेला, लेजुनेला, साल्मोनेला है, तो ये तो कन्फ्यूजन करने के लिए देते हैं, तो इसका तो अच्छा सा आंसर है। चलिए ठीक है, इसको इस तरीके से भी पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज इन इंडिविजुअल ऑफ रिजेक्टेड अस ब्लड डोनर, ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी कि वो 3 महीने के अंतर होना चाहिए, इतनी एज होना चाहिए, उतनी एज होना चाहिए, लेकिन कुछ डिफ्रेंशिएट कर सकता है वो चीज़ें, ठीक है। भाई एग्जामिनर हर बार वही चीज़ें तो नहीं देगा, कुछ ना कुछ उसमें, ठीक है, उबड़ ताबड़ करने की कोशिश करते हैं, तो हम भी वही कोशिश करते हैं कि वो क्या बदलाव करेगा, हमें बदलाव ही लाना है। जो इंसान बदलाव करना सीख जाता है वो इंसान आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप भी बदलाव, चेंजेस, जिंदगी का नेचुरल तो अपना तीन सीजनों में क्या चेंज करता है, ठीक है, जो हमारा नेचर है, जो हमारी प्राकृतिक है, वो भी गर्मी, ठंड, बारिश, तो वो भी तो बदलाव करती है, तो इंसान को भी बदलाव करते रहना चाहिए, ठीक है। तो जो अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करता है वही तो विजेता है, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग भी अभी तक इस तरीके से कुछ वंचित है, ठीक है, कहीं ना कहीं सिलेक्शंस में रुक रहे हैं, तो आप भी ज़रूर बदलाव लाए, कुछ चेंजेस करें, कुछ नया सीखें, ठीक है। तो हो सकता है इस बार सीट अच्छी है तो इस बार आपका सिलेक्शन, हम तो दुआ करते हैं कि इस बार जितने भी सारे भी मेहनत करते हैं उनका सिलेक्शन हो, ठीक है, दिल से दुआ करते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति को रक्तदाता के रूप में अस्वीकार कर देगा। भाई जिसकी प्लस अगर 95 होगी तो वो रिजेक्ट कर देगा, या तो उसका जो हीमोग्लोबिन होगा वो 13 ग्राम पर DL हीमोग्लोबिन होगा तो रिजेक्ट कर देगा, या उसकी उम्र 50 साल होगी तो रिजेक्ट कर देगा, या उसका ब्लड प्रेशर, ठीक है, 180 बाई 1
ठीक है, 20 mm ऑफ मर्क्यूरी होगा तो रिजेक्ट कर देगा। तो कौन सी कंडीशन में रिजेक्ट कर देगा, ठीक, तो आपको बताना है। ये नॉर्मल है, तो इसका आंसर तो आप कोई सोचेगा कि यार उसमें क्या 180/20 तो होता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल नहीं है उसमें, 180 से 120, 120/80 जो हमारा ब्लड बीपी होना चाहिए नॉर्मल, वो 120/80 होता है। इसमें 180 से 120 बोला है, बहुत ज़्यादा है भाई। अगर उसकी जो पल्स रेट 95 होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही 70 से 72 से वो तो नॉर्मल रहती है, 13 तो होना ही चाहिए, 50 आप 55 के भी हो जाओगे तब भी दे सकते हो। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा है, ठीक है, तो पेशेंट तो क्रिटिकल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। इतना अगर बीपी आता है तो उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो यही बोला गया था पहले। बहुत सारी जिसका HbA1c या इतना खून या 3 महीने के एवरेज में या HbA1c ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने सब हटा दिए, ठीक है, कुछ नया करते। चलिए, ये क्वेश्चन तो सभी ने पढ़ा है, वो आता भी सभी को। यदि दिस आर इंक्रीज इन अबनॉर्मल वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज अ कंडीशन इज अ कॉल्ड, ठीक है। यदि मूत्र की असामान्यता मात्रा में वृद्धि होती है तो स्थिति को कहा जाता है। इसमें पूछा क्या गया था, देखो हर कोई गलत लगा के आते हैं इसमें पूछा क्या इंक्रीज इन एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ यूरिन। भाई जो नॉर्मल से भी अबनॉर्मल हो गया और उससे भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है। अब उसमें नंबर का इंतजार मत करना, कभी कभी ये शब्दों में बहुत कुछ कहे जाते हैं, ठीक है, कभी कभी वो शब्दों में बहुत कुछ कहे जाते हैं। तो देखो इसमें क्या, जो एबनॉर्मल यूरिन कितना होता है हमारा 1200 से 2000, ठीक है, 1.5 लीटर से 2 लीटर हम मानते हैं। तो ऐसे सपोज करो हम 1200 से 2000 ml, ठीक है। लेकिन वो नॉर्मल है, लेकिन उससे भी वो ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें यही तो पूछा गया, इसमें इंक्रीज उससे भी ज़्यादा हो गया तो उस कंडीशन को पॉलीयूरिया कहेंगे। तो हमने पढ़ा था, अगर यूरिन पास ही नहीं हो रहा तो उसको अनयूरिया बोलेंगे। अगर रात में बार बार पेशाब आ रहा है तो उसको नेक्ट यूरिया बोलेंगे। और कुछ पेशाब आ रहा है, ठीक है, जैसे 200, 200, 300, 500 ml से भी अगर कम होने लगा, उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे ओलिगोयूरिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी, क्लियर करी थी। यूरिन का जो लेक्चर डला हुआ इसमें सारे क्लिनिकल पैथोलॉजी के सारे टॉपिक्स डल चुके हैं, सीमेन, CSF, यूरिन, स्टूल्स, सारे डल चुके हैं, ठीक है। चलिए, सोडियम नाइट्रोफोसाइड प्रेजेंट इन ऑन द डिपस्टिक यूज्ड फॉर द मेजरमेंट, ठीक है। तो इसका तो आंसर ही आ गया, कीटोन बॉडीज के लिए हम सोडियम नाइट्रोफोसाइड प्रेजेंट ऑफ द डिस्क यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। चलिए, the major light that is created by the small particle at right angle to the burn include of the cuvettes in the principle of, ठीक है। इसमें क्या बताना चाह रहा है, इस हिसाब से भी क्वेश्चन बनेंगे तो आपको राइट करके आना है। प्रकाश को नापता है जो छोटे कणों द्वारा सही कोण पर बिखरता हुआ है और जो कि क्यूवेट्स की भालू, ठीक है, या घटना को संदर्भित। हिंदी में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जब हम उसको ट्रांसलेट करते तो वो कुछ का कुछ दे देते हैं। तो कहने का मतलब इसका ये है, ठीक है, जैसे हमने उसमें एक क्यूबेट्स के अंदर जो ट्यूब डालते हैं, ठीक है, हमने जैसे एक रिएजेंट और, ठीक है, जितना भी उसका हमें रिएजेंट लेना होता है, या जैसे बेनेडिक्स रिएजेंट लेते हैं हम, ठीक है, ग्लूकोज के लिए लगाते हैं और उसमें ब्लड मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम एक क्यूबेट्स में रखते हैं, तो उसको जो लाइट अब्जॉर्बमेंट करता है, ठीक है, उस कंडीशंस को पूछा गया, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में तो स्पेक्ट्रम लगा होता है, तो वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू वो कलर को मेजरमेंट कर लेता है। लेकिन जो हमारा नॉर्मल है, ठीक है, जो नॉर्मल फोटोमीटर है वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है, तो वो जो काम करता है हमारा वो निफोलोमेट्री के थ्रू काम करता है, ठीक है, निफोलोमेट्री, ठीक। जैसे अगर फोटोमीटर की बात हो रही है, अगर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात होगी तो उसके अंदर तो स्पेक्ट्रम डला हुआ है जो कि हमारा पूरा सतरंगी बताता है, बेजानी, हैप्पीनाला, बैंगनी, जामुनी, जितने भी हमारा, ठीक है। स्पेक्ट्रम आपने देखा होगा 9वीं में, स्पेक्ट्रम एक किसके तरह आता है, एक ये डायमंड की तरफ थोड़ा दिखता है, ठीक है, त्रिकोण में रहता है, उसमें से 7 रंग इंद्रधनुष के रंग दिखाई देते हैं, ठीक है।
तो वो इंद्रधनुष के रंग तो उसमें भाई ग्लूकोज का जो कलर होगा तो वो उससे वो मैच करके उसकी रीडिंग बता देगा। लेकिन फोटोमीटर में तो वो सारी सुविधा नहीं होती है, तो उसमें क्या लगा रहता है हमारा नेफेलोमेट्री, उसके थ्रू हम उसकी रीडिंग लेते हैं। ठीक, चलिए कुछ इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम लेके आए हैं। ठीक है, मेथड ऑफ द फिजिकल सेपरेशन। चलिए, जो मेथड ऑफ द फिजिकल सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स बेस्ड, ठीक है, प्रोटीन बेस्ड ऑफ दिस देयर आयन चेंज मोलिकुलर साइज इज प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसमें उसका जो राइट आंसर होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस की का क्या होता है, वो आयंस को, ठीक है, वो धन आयन से कैटायन की तरफ देता है। ठीक है, सॉरी, धन आयन से वो ऋणायन की तरफ वो गमन करते हैं, वो उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स है वो फ्लोट करते हैं। ठीक है, दो रोड डाली जाती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो प्रोसेस वो जो होती है उसके अंदर दो सैंपल डाल दिया जाता है, और सैंपल्स में क्या डाल दिया, दो रोड्स डाल दिए जाते हैं। ठीक है, एक टब टाइप का एक वो होता है मशीन। ठीक है, एक जो हम सर पे जो कपड़े धोते हैं जो एक टब रहता है उसी टाइप का ये ऐसा टब बना होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए, उसमें दो रोड डाली जाती है। तो जो हमारे सैंपल के अंदर जो आयन्स होते हैं वो उन दोनों रोडों की ओर और गमन करते हैं। जो पॉजिटिव आयन से एन आयन से वो पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, जो ऋण आयन से वो कैटायंस की तरफ जाते हैं। तो इस तरीके से उसमें प्रोसेस चलती है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम की, एक तो ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सोडियम, ठीक है, हम एक इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट लगता है इलेक्ट्रोलाइट जिसमें सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड आते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो हम ORS भी पीते हैं ना उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, उसी के ऊपर नाम बना है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का वो क्या करता है, वो ट्रांसफरेशन करता है। ठीक है, तो प्रोटीन्स के जो आयन्स होते हैं, प्रोटीन्स में जो क्या होता है एल्बुमिन्स, वही उन आयन्स को क्या करता है वो अपने और वो ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो वो उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इसका पर्सनली टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अभी एग्जाम के बाद में, बहुत सभी टॉपिक्स को हम टॉपिक्स वाइज डिस्कस करेंगे। चलिए, हालांकि इसकी ज़रूरत ना पड़े तो जो भाई लोग पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उनका सिलेक्शन ज़रूर हो। मेहनत ही रंग लाती है, कुछ भी करो। ठीक है, लेकिन हमारी मेहनत रंग नहीं ला रही है, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी उतना जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है चैनल का। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों की कमी है। तो इस तरीके से, ठीक है, तो करना क्या होता है, क्ले की तो करनी है। जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा वो अच्छा थोड़ी लगता है, उसको वाइट कर दे तो हमें भी थोड़ा एक मोटिवेशनल मिलता है। तो एक से एक बढ़कर एक कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं हम। हालांकि हम तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश है, फुल 101%। बट बहुत बुरा लगा जबकि 1200 लोगों में से सिर्फ 38 लोग सब्सक्राइब किए। ठीक है, तो ये बहुत निराशाजनक स्थिति है। तो हमारी निराशाजनक को थोड़ा दूर करें, हमें भी थोड़ा मुस्कुराने का मौका दें। अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियास प्रोड्यूसिंग, ठीक है, वो क्वेश्चंस आ ही गए जिसका मैं बार बार जिक्र करते रहता हूँ। अग्नाशय उत्पादक की अल्फा कोशिकाएं, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो ग्लाइकोजन, इंसुलिन या कोर्टिकोजोल या इपिनेफ्राइन। तो मैं कितनी बार बताता हूँ कि जो पेनक्रियास के अंदर दो सेल्स होती है, अल्फा और बीटा। तो बीटा होती है वो इंसुलिन सिक्रेट करती है, जो अल्फा होती है वो ग्लूकागोन सिक्रेट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें बताई गई, जो अल्फा चेन क्या करेगा वो। ठीक है, तो उसका जो ए इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि अल्फा चेन ग्लाइकोजन ही सिक्रेट करेगी। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो रही है, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो रही है, तो वो अल्फा जो अल्फा चेन ज़्यादा मात्रा में ग्लूकागोन प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, अगर ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है हमारी बॉडी में, तो जो पेनक्रियास क्या करेगा, अपनी अल्फा सेल्स को बोलेगा कि जा भाई उसका लेवल को कम कर। ठीक, चलिए इसको देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज विल शो इंक्रीज लेवल ऑफ एल्कलाइन फास्फेटेस। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी क्षारीय फास्फेट का स्तरीय बढ़ाएगी? हेपेटाइटिस, थर्ड ट्रांसमिनिस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी की 3 स्टेज होती है, 2 महीने, 6 लगभग, हाँ 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने और 9 महीने। ठीक है, तो 3 स्टेज होती होगी। तो
इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज विल शो इंक्रीज लेवल ऑफ एल्कलाइन फास्फेट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी क्षारीय फास्फेट का स्तर बढ़ाएगी? हेपेटाइटिस, या थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस, या बोथ बी। ठीक है, बोथ मतलब होता है 2 और 3, मतलब बी और सी। ठीक है, इसमें नंबर डल गए गलती से। अब दो कौन से नंबर पे? बी दूसरे नंबर पे और सी तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर देख लो आपके हिसाब से क्या होने वाला है। चलिए ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है डी। भाई वो जब थर्ड महीने की जो प्रेगनेंसी होती है, लगभग हम ऐसा बोल सकते हैं 6वें महीने के बाद, ठीक है, उस कंडीशन में भी जो एल्कलाइन लेवल फास्फेट क्या होता है वो बढ़ा हुआ आता है। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जिनकी मैडम लोग है तो उनके अगर फास्फेट एल्कलाइन फास्फेट पॉजिटिव वो इंक्रीज आ रहा है तो घबराओ नहीं, वो नॉर्मली होता है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस की कंडीशन में भी एल्कलाइन फास्फेट इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक से बढ़कर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं। बस आप चलिए ठीक है, तो किस कंडीशन में? बी एंड सी इसका राइट आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेवल इज अ मेंटेनेड बाय इन बॉडी बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड? ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड द्वारा शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा स्तर बनाए रखता है? ठीक, समझ में आ रहा होगा कि विच वन द फॉलोइंग लेवल मेंटेन इन द बॉडी पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड को कौन सा जो हमारा कारक है वो बनाए रखता है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम? ठीक, तो आपके हिसाब से क्या आंसर होने वाला है? चलिए, तो इसका आंसर जो राइट होता है वो कैल्शियम। कैल्शियम होता है हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स को बनाए रखता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक, चलिए, इसके ऊपर से हमेशा क्वेश्चन बने, डायरेक्ट बिलीरुबिन इज आल्सो कॉल्ड। प्रत्यक्ष बिलीरुबिन को भी ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपको देखने को मिल ही गया है। इसको हम 2 और 3, इसको कॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन भी बोल सकते हैं और वाटर सोल्यूबल बिलीरुबिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट बिलीरुबिन। अब वो इनडायरेक्ट मतलब वो अनकॉन्जुकेटेड हो जाएगा। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। तो इसमें बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं। ठीक है, कॉन्जुकेटेड और ऑन कॉन्जुकेटेड। अब वो जॉइंडिस की कंडीशंस होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा इसमें क्या होता है, प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक। हालांकि जो पोस्ट हेपेटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव हेपेटिक है वो सेम है, वो एक ही चीज़ है। उसी पोस्ट हेपेटिक को ही हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस बोल सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझना है भाई, अगर कॉन्जुकेटेड की बात आ रही है, अनकॉन्जुकेटेड की बात आ रही है, ठीक है, तो वो प्री हेपेटिक की कंडीशन में आएगी। अभी बिलीरुबिन हेपेटिक में हमारा लीवर में नहीं आ रहा है प्रॉपर तरीके से, सिर्फ आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा। आरबीसी का जो ब्रेकडाउन होगा वो कौन सा बिलीरुबिन होगा? वो अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन होगा। समझ में आ रहा है? जैसे आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है वो अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन के कंडीशंस में आते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसको आखिरी में दिया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा है, वो नहीं समझ पा रहे। जैसे हम हेपेटिक जॉइंडिस, प्री हेपेटिक जॉइंडिस या ऑब्स्ट्रक्टिव या पोस्ट हेपेटिक जॉइंडिस आ रही, तो वो सारे के सारे गलत कर रहे हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन दिया हूँ अभी, जो हमने एक चैनल का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें क्वेश्चन डले हुए हैं, तो सारे के सारे बच्चे गलत करते हैं। तो ध्यान रहे, देखो जैसे आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा वो अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन होगा। ठीक है, वो हमारे शरीर में नहीं मिल रहा है वो। ठीक है, क्योंकि वो लीवर में ही नहीं आ रहा है, लीवर ही उसको क्या कर देगा? कॉन्जुकेटेड करेगा। ठीक है, अगर अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन का लेवल बढ़ रहा है तो वो क्या होगा? हमारा प्री हेपेटिक होगा। ठीक, क्योंकि वो लीवर में तो पहुंचा नहीं ना प्रॉपर, सिर्फ आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो वो अनकॉन्जुकेटेड होगा। उस कंडीशन में प्री हेपेटिक होगा। फिर वो क्या होगा? लीवर में आ रहा है,
अब लीवर में तो अनकॉन्जुकेटेड आ गया। अब लीवर में क्या होगा, क्या हो रहा है, लीवर में अगर कोई इन्फेक्टेड हो गया या कोई क्षतिग्रस्त हो गई लीवर की सेल्स, उस कंडीशन में कॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन का लेवल अगर बढ़ रहा है तो हम बोल सकेंगे वो हेपेटिक जॉन्डिस है। समझ रहे हो, कॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन अगर उसका लेवल बढ़ रहा है, जब हमने टेस्ट लगाया और कॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं हेपेटिक डिजीज, सॉरी हेपेटिक जॉन्डिस। ठीक, अगर कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड का लेवल दोनों बढ़ा हुआ आ रहा है, ठीक है, ठीक है, दोनों का लेवल बढ़ा हुआ आएगा, तो वो भी क्या, कौन सी कंडीशन होगी, वो भी हमारी कौन सी कंडीशन होगी, वो भी हमारी कंडीशन होगी हेपेटिक कंडीशन। ठीक है, हम उसको हेपेटिक कंडीशन मारेंगे, उसमें दोनों अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन बढ़ रहा है और कॉन्जुकेटेड भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर अकेला कॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आएगा तो हम बोलेंगे वो पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। अब जो स्टेज होती है पोस्ट हेपेटिक की, जो हमारा बाइल डक्ट होता है, वहाँ से लेकर हमारा जो इंटेस्टाइन्स तक के जो कनेक्शंस है, ठीक है, जो हमारा बाइल डक्ट ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, वो स्टोरेज करके वो दे रहा है, इंटेस्टाइन को बिलिरुबिन दे रहा है और कॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन दे रहा है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम लोग पोस्ट या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है भाई। अनकॉन्जुकेटेड लीवर से पहले ही तो प्री हेपेटिक, कॉन्जुकेटेड और अनकॉन्जुकेटेड दोनों की बारी आ गई तो हेपेटिक, अगर अकेला ही कॉन्जुकेटेड बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है तो वो प्री हेपेटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अब तो गलत करके कोई ना होगे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल भी गलत मत करना है। और सभी को सभी एक ही बात कहूँगा मैं कि कॉन्फिडेंस रखना, जितना पढ़ा हुआ है वही दिमाग में रखना, ठीक है, और दिमाग को जितना हो सके शांत रखना। ठीक, घबराना नहीं होना है, कैसे भी क्वेश्चंस आए अच्छे से हिम्मत करके देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो सभी को एक बार फिर से चैनल की ओर से और हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक। ठीक, निडर होकर पेपर देना, बिल्कुल बिंदास होकर, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। अगर हमने जितनी मेहनत की है, ठीक है, जितनी मेहनत की है अगर उससे भी बाहर जाता है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब उसका लेवल तो अपने को पता नहीं है। चलिए, ठीक है, तो सभी को पुनः बेस्ट ऑफ लक।